everyone. Welcome in CAS classes. This is our first class of accountancy. Today we will learn introduction of accounting. हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग एक लैंग्वेज का काम करती है। जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है कि क्या बिजनेस के अंदर उसने खरीदा, कब कब किसको कितने रुपए का सामान बेचा, बैंक में पैसे जमा करवाए, क्या ये सब कुछ याद रख सकता है? जी नहीं, उसको इन सारी ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना ही पड़ता है और इस सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं, जिसमें हम एक टाइम पीरियड के बाद यानी 1 साल के बाद ये जान लेते हैं कि हमें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नीड ऑफ अकाउंटेंसी को पढ़ने वाले हैं विद एन एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिजनेसमैन है, स्टार्ट करता है वो बिजनेस। स्टार्टिंग में वो 1000 कैश इन्वेस्ट करता है। उसने 1000 रुपए बिजनेस में लगाए। उस 1000 में से वो 500 की यूनिट्स परचेज कर लेता है। ₹500 की यूनिट्स परचेज्ड। किस लिए परचेज करता है? ताकि वो उनको सेल कर पाए और बिजनेस के अंदर उनसे प्रॉफिट अर्न कर पाए। वो 500 यूनिट जो रुपीज की यूनिट है उनको 600 रुपीज में सेल कर देता है। यूनिट्स जो उसने सेल करे वो 600 के अंदर सेल कर दी। अब इस बिजनेस को रन करने के लिए वो कहीं ना कहीं उसके पास कोई शॉप होगी, कोई प्रीमाइसेस होंगे। वो रेंट पे करता है ₹80, उसने रेंट पे कर दिया। अब अगर हम देखें पूरे एक दिन में उसने 1000 रुपए में से 500 का सामान खरीदा जो 600 में सेल हुआ और 80 रुपए उसका खर्चा आ गया रेंट का, तो नेट उसने कितना अर्न किया? 600 उसने सेल किया लेस 500 एंड 80, इसके दो एक्सपेंस से ₹20 उसके पास प्रॉफिट आ गया। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर इस स्टेटमेंट में अगर हम 600 को 580 से कंपेयर करते हैं तो इस 20 रुपीज को कहा जाएगा उसका प्रॉफिट। अगर मैं कहूँ 1000 रुपीज से स्टार्ट किया था उसने, उस 1000 में से 500 एक्सपेंस हुए, फिर 80 एक्सपेंस हुए, बट प्लस 600 वापस आए, तो उसके पास कितने नेट हो गए? 1020। और 1000 और 1020 का डिफरेंस इंक्रीज कितना हुआ उसके पास कैश में? ₹20। चाहे हम उसको कैश बेसिस पे समझ रहे हैं कि 1000 रुपए से स्टार्ट किया और डे के एंड में वो 1020 हो गया, चाहे हम उसको एक्सपेंसेस उसके खर्चे और उसकी इनकम्स को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं 600 कमाया लेकिन उसके लिए 580 खर्च किया, 20 रुपए उसने अर्न किया। ये एग्जाम्पल क्या बताती है? कहती है कि दिन में अगर 1, 2 या 3 घटनाएं हो रही हैं तो उसको पता चल रहा है कि मुझे 20 रुपए मुनाफा हुआ। पर अगर एक दिन में वो 100 ऑफ ट्रांजेक्शन करता है और 365 डेज में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन करता है तो वो सबको याद नहीं रख पाएगा। उसको हर एक्टिविटी बिजनेस के अंदर जो भी घटना या वो काम कर रहा है, सेल परचेज का, रेंट में दुकान ले रखी है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो सब अगर वो एक कॉपी बुक के अंदर रिकॉर्ड करे, लिखे उसको, लेकिन किस तरीके से? एक सिस्टमेटिक वे से, जो अकाउंटेंसी के रूल्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको लिखे, रिकॉर्ड करे, तो उसके लिए हम कहेंगे कि अकाउंटिंग की नीड मस्ट है, जरूरत हमेशा रहेगी अकाउंटेंसी की। अब हमें इसके अलावा जो 11th के सिलेबस में है वो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ना होता है। देखिए, मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस क्या होता है? मीनिंग एक जर्नल लैंग्वेज में मैं आपको किसी चीज का मतलब बता सकती हूँ जिसमें आप वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, बट डेफिनेशन किसी ने उसको डिफाइन किया है और डेफिनेशन में जिन वर्ड्स को जैसे यूज किए स्ट्रिक्टली हमें उन्हीं वर्ड्स को वैसे यूज
करना होता है। डेफिनेशन 11th के अंदर 1 और 2 मार्क्स की कवरेज रखती है। लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन। So this is the definition. Definition is given by AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. उसके अकॉर्डिंग कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और लास्ट में कहा है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब हम पूरी डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के साथ लिंक करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग की इस डेफिनेशन में इन वर्ड्स का स्पेसिफिकली क्या मतलब है। लेट्स स्टार्ट। राहुल नाम का एक लड़का है जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। संडे का दिन है, मम्मी कहती हैं आज तुम्हें बाजार से सामान लेके आना है, पढ़ाई छोड़ के मेरा सामान लेकर आओ। राहुल को 1000 रुपये देती हैं मदर और सामान की एक लिस्ट बता देती हैं कि ये सामान मार्केट से लेते हुए आना। राहुल मार्केट से सामान लेने जाते हैं। लिस्ट में बताया गया है कि आपको ग्रोसरी का सामान लेके आना है, मम्मी का कुछ मेकअप का सामान है, राहुल का अपना डियो खत्म हो रहा है और सिस्टर को कुछ बुक्स की नीड है। मम्मी ने ये लिस्ट के साथ 1000 रुपीज दे दिए हैं राहुल को और कहा है कि आप मार्केट से जाओ और ये सामान लेके आओ। राहुल मार्केट जाता है लिस्ट के साथ और 1000 रुपये के साथ एक बैग लेके जाता है जिसमें वो सामान लेके आएगा। इसके बाद मार्केट पहुंच के वो सारी चीजें परचेज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी, मेकअप, ड्यू और बुक्स उसकी 1000 के अंदर परचेज हो जाती हैं। वापस आता है मार्केट से, बैग और लिस्ट मम्मी को रिटर्न कर देता है। बैग में सारा सामान है। अब मम्मी जो ये सामान है इसको कहाँ पे रखेगी? ग्रोसरी का सामान कहाँ रखते हैं? किचन के अंदर। तो मम्मी ग्रोसरी के सामान को किचन में रख लेती है। मेकअप का सामान मम्मी अपने ड्रेसिंग टेबल अलग बॉक्स में रख लेती है, मेकअप के बॉक्स में रख लेती है। डियो राहुल अपने पास रख लेते हैं, राहुल की अलमीरा में आ जाता है। एंड बुक्स सिस्टर के रूम में चली जाती हैं, बुक्स अपने रूम में रख लेती है सिस्टर। इस तरह से जो मिक्स सामान राहुल मार्केट से लेके आया है, मदर उस सामान को सेग्रीगेट करके जहां भी उसकी जगह होती है वहां बांट देती है। डियो को राहुल को दे देती हैं, ग्रोसरी को किचन में, मेकअप बॉक्स में, बुक्स की अलमीरा में सिस्टर के रूम में पहुंच जाती हैं। अब आपने देखा कि इसके अंदर 2 प्रोसेस हुई। सबसे पहले ये लिखा गया कि क्या क्या लेके आने ताकि राहुल उसको भूल ना सके। मार्केट जाता है, 10 चीजें बताते हैं, मम्मी 2 चीजें लेके आ जाता है, तो इसलिए उसको क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया एक लिस्ट के ऊपर। देन सामान को एक ही जगह पे रखने की बजाय हर प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग थी, तो उसको क्लासेस में, अलग अलग बॉक्सेस में, अलग अलग प्लेसेस पे जो उनकी प्लेस जैसी पहले प्लेस है, जैसे बुक्स है तो बुक्स के अंदर बुक्स को रखा गया, तो प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब मम्मी कहती है कि सामान तो तू ले आया, वेरी गुड, पर कितने पैसे लगे? इस चीज को राहुल बताता है कि मम्मी ये इतने का, ये इतने का, तो मम्मी उसकी एक समरी बना लेती है। एक चार्ट के अंदर एक पेज के ऊपर मम्मी लिख लेती है कि ग्रोसरी का सामान मान लीजिए 200 का है, मेकअप का सामान 300 का है, उसके बाद डियो 80 रुपीज का है और बुक्स 400 की है। तो इस तरह से देखते हैं कि टोटल 980 का सामान परचेज कर लिया अमाउंट रुपीज में। ये एक समरी रेडी हो गई, एक ब्रीफ में लिख लिया मोटा मोटा
कि ग्रोसरी कितने की आई, मेकअप कितने पैसे इन्वेस्ट हुए, डीओ कितने खर्च कराया और बुक्स के कितने रुपए बनते हैं और 980 का टोटल खर्चा हो गए। इससे मम्मी को हिसाब आ गया, एक समरी बन गई। अब इवनिंग में पापा आते हैं, मॉर्निंग में 1000 रुपए देके गए थे, तो पूछते हैं कि क्या राहुल मार्केट से सामान परचेज कर लाया। मदर कहती है यस, लगभग 980 के आसपास ये सारा सामान हमने परचेज कर लिया। जो ये सारा प्रोसेस किया, सामान खरीदा, अपनी जगह पे रखा, उसकी समरी बनाई, ये सब किसको बताया गया, पापा को बताया गया। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, जो ये रिजल्ट था, दो रिजल्ट थे कि 1000 में 980 एक्सपेंस हो गए, हमारे खर्चा हो गया, और 20 रुपीज कैश हमारे पास बैलेंस बच गया। इस तरह से हमने ये दोनों बात, दोनों रिजल्ट किसको बता दिए, पापा को। रिजल्ट बताना अकाउंटिंग के अंदर इंटरप्रेट करना होता है। किसी भी एक्टिविटीज के रिजल्ट्स को इस फॉर्मेट में बनाने के बाद सामने एंड यूजर को प्रेजेंट करना इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स कहलाता है। तो आप देखोगे सबसे पहले क्या किया गया यहाँ पे, जब ये लिस्ट बनाई गई, इस लिस्ट के प्रोसेस को कहा गया, ये प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्डिंग हुई है इस प्रोसेस के अंदर, सामान क्या मंगवाया जाएगा। सामान को बांटने के इस प्रोसेस को कहा गया क्लासिफाई करा गया। क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफाइंग का प्रोसेस हुआ। ये मम्मी ने जो समरी बनाई, इसको हम अकाउंटेंसी के अंदर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना कहते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, एक ट्रायल लिया गया कि क्या क्या सामान कितने कितने का आया और लास्ट में रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया गया कि क्या फाइनल रिजल्ट है। तो आप देखो, आपको पता भी नहीं था, राहुल और उसकी मम्मी मिलकर क्या कर रहे थे, अकाउंटिंग कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं करते और राहुल वीक में 2 बार मार्केट जाता है, तो मंथ के एंड में ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि राहुल ने कितने दिन में कितने का सामान परचेज किया, किसका सामान कितने रुपीस का आया। पापा से बस पैसे लेते जाएंगे, रिजल्ट्स उनको बता नहीं पाएंगे। और अकाउंटेंसी के अंदर जब ये आप इंटरप्रिटेशन करते हो, तो इसके अंदर बताया जाता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि P&L में ये बताया जाता है कि पूरे साल में बिजनेसमैन भी अकाउंटिंग करता है कि जो उसने अकाउंटिंग करी उसमें उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। एंड बैलेंस शीट बताती है कि खर्चे और इनकम के अलावा, कुछ रेगुलर खर्चों के अलावा कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनसे प्रॉपर्टी, एसेट्स, संपत्ति, राइट्स ये जनरेट हुए हैं, जो खत्म नहीं हुए, जो आगे तक चलेंगी। तो इंटरप्रिटेशन के अंदर एंड यूजर्स को P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम 11th की अकाउंटेंसी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाता है। यहाँ पे हमने थ्योरी बात करी है, हर टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, जैसे कि रिकॉर्डिंग जिसको हम अगर टेक्निकल वर्ड्स में बोले तो कहते हैं जर्नल एंट्री पास करना। अगर मैं क्लासिफाई, हर क्लास में ट्रांजैक्शन या घटना हो रही है उसको बांट देती हूँ क्लासेस के अंदर। एक नेचर की ट्रांजैक्शन को एक क्लास में, दूसरे डिफरेंट नेचर की एक्टिविटी को दूसरी क्लास में बांटती हूँ, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफाई करना। और हम अकाउंटिंग के अंदर कहते हैं लेजर पोस्टिंग करना। लेजर पोस्टिंग करना, समरी बनाना यानी कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना के प्रेजेंट करना। हालांकि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, बट
इनका मतलब हमें जानना जरूरी है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में ही बात करते रहेंगे तो ये वर्ड्स हमें बार बार यूज करने, इसलिए हमें इनकी हैबिट होनी चाहिए। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल से आगे मूव ऑन करते हैं कि ये जो इन बिटवीन डेफिनेशन में कहा गया इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल कैरेक्टर, पार्ट एट लीस्ट ऑफ, इनका क्या मतलब है। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं, इसके इन बिटवीन लिखा हुआ है, कहते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, हम एक सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं। सिस्टमेटिक वे मतलब अकाउंटेंसी के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, रूल होते हैं जो कहते हैं कि सब अकाउंटिंग एक तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कोई किसी तरह से प्लस माइनस कर रहा है, कोई किसी तरह से कुछ एड लेस कर रहा है, जी नहीं, सबके लिए रूल्स कॉमन होंगे, एक सिस्टमेटिक वे होगा ताकि एम्बिगिटी ना आए, बेकार अकाउंटिंग ना हो, एक जैसी प्रॉपर अकाउंटिंग हो। अब यहां पे बात करते हैं, लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल कैरेक्टर, कहते हैं जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे उसके अंदर जो भी डिजिट्स यूज होती हैं, जैसे 80, 90, 20, 1000, लैक्स, करोड़, सब रुपीज की डिनोमिनेशन में होती है। मतलब हम करेंसी रुपीज को यूज करने वाले हैं, हम कोई केजी या इंचेस की बात नहीं करते। अब इन टर्म्स ऑफ मनी और फाइनेंशियल कैरेक्टर का क्या मतलब है, कहते कोई भी एक्टिविटी हो रही है बिजनेस के अंदर, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, दुकान रेंट पे ले रहे हैं, जो भी सब काम हम बिजनेस के अंदर कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, वो मॉनेटरी नेचर के होने चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर मतलब उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो फाइनेंस मनी में मेजर हो सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम 5 चेयर्स परचेज करते हैं, शेयर परचेज करी, क्या मैं बता सकती हूँ ये रुपीज में है और मैं इसको एड लेस कर दूंगी, कितना कैश गया कितना कैश आया? नहीं, जब तक 5 चेयर तक का डाटा दिया है ना, तो मुझे ये नहीं पता कि इसकी मॉनेटरी मनी की वैल्यू क्या है। बट क्या 5 चेयर्स की कीमत लगाई जा सकती है? यस, कुछ ना कुछ उनकी वर्थ हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किया जा सकता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर है, उसका नेचर ऐसा है कि वो मनी में मेजर हो सकता है। प्लस अगर उसके साथ साथ वो मनी में मेजर हो रखा है, जैसे कि मैं कहूँ 5 चेयर्स परचेज ऑफ ₹2500, तो ये कहा जाएगा ये किस में कन्वर्ट हो रखा है, इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट हो रखा है। तो अकाउंटिंग के अंदर हमें जब 2500 रुपए को रिकॉर्ड करना होगा कि 2500 का खर्चा हुआ, तो इस खर्चे के लिए जरूरी है कि जो आइटम्स है उनका नेचर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनी में मेजर हो ही नहीं सकती। प्लस अकेला मनी में मेजर हो सकती हो, वहां पे हमारा काम नहीं बनेगा, हमें उसके साथ साथ उसकी मनी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो 2 चीजें होती हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, प्लस मॉनेटरी टर्म्स भी होनी चाहिए। क्योंकि मनी के टर्म्स में कोई आइटम तभी हो सकती है अगर वो पहले फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। अब बात करते हैं, मेरे बिजनेस में एग्जाम्पल के तौर पे एम्प्लॉइज हैं जो मेरे बिजनेस में काम करते हैं, जिनको मैं सैलरी पे करती हूँ और अच्छा काम करते हैं तो हम उनको बोनस भी पे कर देते हैं। अब 3 एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मैं ए एम्प्लॉय को मीटिंग में बुलाती हूँ और उसकी बहुत प्रेज करती हूँ, तारीफ करती हूँ कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, पंक्चुअल हो, ठीक है, और आप हमारे बिजनेस को आगे लेके जाओगे। सेकेंड एम्प्लॉय आता है, मैं उसको ₹500 का बोनस पे करती हूँ। और थर्ड एम्प्लॉय मिस्टर सी आता है, मैं उसकी प्रेज तो करती हूँ, प्लस मैं उसको ₹250 का बोनस भी देती हूँ। मीन्स एक एम्प्लॉय की सिर्फ तारीफ कर रही हूँ, एक को सिर्फ लिफाफा पकड़ाती हूँ एनवेल्प जिसमें बोनस है 500 का, और थर्ड एम्प्लॉय को प्रेज के साथ साथ पैसे भी देती हूँ जो बोनस के रूप में ₹250 देती हूँ। अब हम देख सकते हैं कि इनमें से फाइनेंशियल कैरेक्टर किसका है।
मतलब कौन सी आइटम मॉनेटरी नेचर की है, इमोशनल नेचर की नहीं है। इमोशंस को आप फाइनेंशियल करेक्टर के नहीं कह सकते, क्योंकि उनको आप इन रुपीज नहीं बता सकते। वो 500 रुपए का रो रहा था, वो 600 रुपए खुश हुई, ऐसे नहीं बता सकते हम। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ऑल इमोशनल ट्रांजेक्शन्स या अदर नॉन मॉनेटरी जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उनका करेक्टर फाइनेंशियल, उनका नेचर फाइनेंशियल नहीं है, उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, फाइनेंशियल नेचर तो है बट उनको मनी की वर्थ में अभी नहीं बताया, मैं कहती हूँ उसको बहुत घाटा हो गया। हाँ, लॉस को मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर क्या मैंने रुपीज में बताया? जी नहीं। जब तक उसको मनी के टर्म्स में नहीं बताएंगे, अकाउंटेंसी के अंदर जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो पाएगा, यानी रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज या रिजल्ट्स तक तो बात जाएगी ही नहीं, समराइज कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एम्प्लॉयज 3 एम्प्लॉय हैं। अकाउंटिंग के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल है? इंफॉर्मेशन नंबर 2 एंड 3। बट मैम 3 में तो प्रेज भी आ रही है, उसके लिए भी इसके अंदर बताया गया है इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ, इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ, कि जो एटलीस्ट कुछ पार्ट तो उसका फाइनेंशियल नेचर का हो। मतलब अगर 2 एक्टिविटीज हो रही हैं और उन 2 एक्टिविटीज की या एक एक्टिविटीज के अंदर एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट एक्टिविटी है, प्रेज भी हो रही है, बोनस भी दिया जा रहा है, उसका कुछ पोर्शन फाइनेंशियल नेचर के, जैसे एम्प्लॉय सी के टाइम कुछ पोर्शन 250 उसका जो बोनस है वो मॉनेटरी टर्म्स का है, तब भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, उस एक्टिविटी को बिजनेस के अंदर लिखा जाएगा। कैसे अकाउंटिंग के अंदर आएंगे? ए की प्रेज हुई, कहीं मेंशन नहीं होगा। बी को 500 पे किया, रिकॉर्ड किया जाएगा कि 500 रुपए पे हुए। और सी की प्रेज हुई, ये वाला जो पार्ट है, जो वर्ड दिया ना पार्ट एटलीस्ट, ये वाला जो पार्ट है ये वाला रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि इसका सेकंड पार्ट जो किस नेचर का है, फाइनेंशियल करेक्टर का है, प्लस टर्म्स ऑफ मनी में भी बता रखा है कि बोनस फाइनेंशियल करेक्टर का है बट बोनस ₹250 का है, इन टर्म्स ऑफ मनी है। सिर्फ उस पार्ट को हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, हमने ऑलमोस्ट पूरी जो हमारी डेफिनेशन है वो समझ ली है कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो एक काम करती है दूसरे तक बात पहुंचाने का। क्या बात पहुंचाती है? अकाउंटेंट, अकाउंटिंग करने वाला पर्सन जो बिजनेसमैन को बताता है कि पूरे साल में आपने क्या अर्न किया, क्या लूज किया, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब आपके पास कैश या एसेट, संपत्ति, राइट्स या उधार कितने हैं, किससे कितना पैसा दे रखा है इस साल में और किससे कितना पैसा ले रखा है, और बिजनेस के अंदर कितना सामान खरीद के रख रखा है, ये सब बताया जाता है। ये कब बताया जाता है? जब आप अकाउंटिंग करते हो। हर एक्टिविटी जो मॉनेटरी नेचर की होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, उसको आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करके, समराइजेशन के प्रोसेस में हम ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, ये सब प्रिपेयर कर लेते हैं। और जब इंटरप्रिटेशन होती है तो इन्हीं को P&L जो प्रॉफिट लॉस का रिजल्ट होता है, बैलेंस शीट जो हमारी पोजीशन का रिजल्ट होता है, उसको हम इस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं कि ये सिचुएशन है पूरे साल के अंदर। और साथ ही साथ हमने कहा एक बहुत प्रॉपर मैनर में होती है, सिग्निफिकेंट मैनर, जहां हम रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी अकाउंटेंट अपनी मर्जी से कैसी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जी नहीं, रूल्स को फॉलो करेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड बचा है जो है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जिसके लिए आपको मेरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म की वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ हम इसको इतना समझ लेते हैं कि बिजनेस के अंदर होने वाली पैसे के अंदर सारी घटनाएं, एक्टिविटीज, क्रियाएं जो हम काम कर रहे हैं। तो ये था अकाउंटिंग, बिजनेस की सभी क्रियाएं जो मनी की नेचर में है उनको लिखना, बांटना और एक समरी के रूप में एंड यूजर्स को बताना। I hope so you like this video. Please subscribe my channel for more videos. Thank you.